देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां एनएसए अजीत डोभाल ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बातचीत की है। अमेरिका, यूएई, सऊदी के एनएसए से बातचीत हुई है। रूस, जापान, ब्रिटेन के एनएसए से भी बात की गई है। तो बड़ी खबर और जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की अजीत डोभाल यहां पर कई अलग अलग देश से बातचीत करते नजर आए। एनएसए से बातचीत करते अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बातचीत की है। वहीं इनमें अमेरिका, यूएई, सऊदी, रूस, जापान, ब्रिटेन जैसी कंट्री जो है वो शामिल हैं। इन कंट्री के एनएसए अजीत डोभाल ने खास बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर एनएसए डोभाल ने खास बातचीत की है। अमेरिका, यूएई, सऊदी के एनएसए से बातचीत की है। वहीं रूस, जापान, ब्रिटेन के एनएसए से ये खास बातचीत डोभाल की हुई है। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त की, जहां आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बता दें आपको ऑपरेशन सिंदूर में कई पायलट शामिल हुए, जिनमें सभी सुरक्षित पाए गए। इसी के साथ अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हर एक पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें एक एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर किरेन रिजिजू इसमें शामिल होंगे। कल सुबह 11 बजे यह अहम सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल यानी कि 8 मई की बात हो रही है। 8 मई को 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। इसमें अमित शाह और किरेन रिजिजू भी शामिल रहेंगे। और चलिए सर्वदलीय बैठक पर विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान। मीनाक्षी, बताएं किस तरह ये जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, इसमें कौन कौन से दल के नेता जो हैं वो प्रमुखता से इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ जानकारी सर्वदलीय बैठक से जुड़ी आ रही है? बिल्कुल, देखो ये जो बैठक है इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे संवेदनशील हालात को देखते हुए ये जो बैठक है 11 बजे शुरू होगी और संसद परिसर में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को इस बैठक में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं निम्मी कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जो सुरक्षा मामलों को कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिस्थितियों पर विस्तार से मंथन किया था। और भारतीय सेना कार्रवाई को लेकर शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग में सबसे पहले जो वीडियो दिखाई गई थी, इसमें भारत में पाकिस्तान समर्पित जो आतंकी हमलों का ब्यौरा दिया गया और उसमें दिखाया गया कि कैसे दहशतगर्दों ने अलग अलग मौके पर भारत को अशांत करने की साजिश की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर मोमिका सिंह की मौजूदगी में देश की संसद पर हमले और मुंबई हमले, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले के दृश्य भी दिखाए गए थे। तो इसको लेकर जो है निम्मी कल तैयारी की जा रही है और जैसे कि ये जवाबी कार्रवाई की है भारत ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आगे क्या कदम रहेंगे या हिंदुस्तान क्या करने वाला है, इस पर ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें जो ये कार्रवाई की गई है और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इसमें 100 से ज्यादा आतंकी
जो है वो मारे गए हैं। भारत की ये जो जवाबी कार्रवाई है वो जिसे ऑपरेशन सिंदूर भी कहा गया है, निमी सोचने वाली बात है कि ये नाम जो है वो उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तो कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ भी की है और ऑपरेशन सिंदूर में ये कहा है कि ये नया भारत है, अगर कोई इसे छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। तो पूरा देश जो है वो भारत सरकार की ओर देख रहा था पिछले 15 दिनों से, और अब धीरे धीरे जो है जनता निराश हो रही थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जो मैंने पब्लिक ओपिनियन किया था सिटी से, तो वहां पर एक इंसान थे जो निराश होते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे लगातार कि 15 दिन हो गए लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, और आज सुबह ही ये खबर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को जनता को भी जवाब देना था। तो इस तरीके से जो है आज जो जनता है निमी देखिए कितनी उत्साहित नजर आ रही है अपनी भारत सरकार के इस स्टेप को लेकर। ठीक है मीनाक्षी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारी जो है वो अलग अलग दल के साथ साझा करेगी सरकार। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब यहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं ऑपरेशन सिंदूर पर आई हैं। देखिए ये सशक्त भारत है और भारत आज सुरक्षित नेतृत्व के अधीन है। कभी कब लोगों को लगता था कि भारत पर हम अटैक करके चले जाएंगे आतंकवादियों को, लेकिन आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा देश पूरी कैबिनेट के साथ खड़ा है। और जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया बहुत आवश्यक था और ये आतंकवादियों की लगाम लगाएगा। आज जो तीनों सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान का कमर टूट गई। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा स्ट्राइक। अब पाकिस्तानी सेना लगभग वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी विदेशों में जाके अपना शरण ले रहे हैं, इस्तीफा दे दे कर कि भारत के आगे अब टिकना मुश्किल है। एक तो भारत ने अभी हमला किया है, कांग्रेस किस रूप में देखती है उसको? हम स्वागत करते हैं इस कदम का। और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीतिक के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी नहीं जानेंगे सिंदूर की कीमत क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसका महत्व क्या। सिंदूर भारत में सनातनियों का मान सम्मान है, माता बहन बेटियों की आन बान शान है। जिस सिंदूर का कर्ज आज पूरे भारत पे था, अब तक पहलगाम के आक्रमण के बाद पूरे भारत पे था, उस सिंदूर के कर्ज को 5 पांडवों ने मिलकर चुका दिया। बहुत ही खुशी का दिन है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर लगभग 500 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। दर्जनों आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए। आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है कि बीती रात जो सेना ने पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में जो कार्रवाई की है उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और ये चाह रहे हैं कि और इससे भी ज़्यादा कार्रवाई हो। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। 22 अप्रैल को जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था पहलगाम में, वहाँ पर जो 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, तो वहीं से एक कसम ली गई थी कि इस सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन के तहत ही लिया जाएगा। और वैसा ही आज 100 आतंकियों ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। उसमें हजारों के तादाद में आतंकवादी मारे गए हैं। जो प्रधान जी ने बदला लिया है सिंदूर ऑपरेशन के तहत, उससे पूरा देश खुश है, गौरवशाली है। जो कायराना हमला किया था हमारे पर्यटकों पर, वो बड़ी पीड़ा थी पूरे देश को और बदला ही चाहता था। आज वो बदला पूरा हुआ है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो
फोड़ने का हम दम रखते हैं, भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले घटना है, पहलगांव में कुछ आतंकवादी जो मुसलमान थे उन्होंने हिंदू परिवार को पूरी तरह मारा, उनका धर्म पूछ कर मारा। तो इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कार्रवाई की है रात 1:30 बजे, इसके लिए पूरे हिंदू संगठन और पूरे भारत में बहुत खुशी की लहर है। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के इतने जो है बढ़िया ताकतवर हैं और वर्ल्ड में उनका नाम है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारे देश की पब्लिक जो है मोदी को लाख लाख बधाइयाँ दे रही है। यदि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हम किसी भी वक्त और किसी भी समय पर हमको बुलाया जाए तो हम जाने के लिए। आपने देश की सेवा की है, सेना में भी रहे हैं, तो आप लोग कैसे निपटते थे आतंकी चुनौतियों से? हम कश्मीर में ज़्यादातर रहे और वहाँ पर जो है उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। उग्रवादियों को हम ज़्यादातर पकड़ के दिल्ली भेजा करते थे। वो यहाँ छोड़ दिए। तो देखिए ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको ऑपरेशन सिंदूर से दिखा रहे थे। और चलिए अब आपको बता दें, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सायरन के साथ मॉक ड्रिल किस तरीके से की जा रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहां पर मॉक ड्रिल को लेकर के तो बता दें आपको किस तरीके से नागरिक की सुरक्षा हो सकती है, इसको लेकर के पूरे नागरिक को ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। मॉक ड्रिल से आपको बता दें, चाहे वो एयर स्ट्राइक जैसा मामला हो या फिर किसी भी तरह के आपातकालीन स्थिति में कैसे स्वयं की सुरक्षा कर सके, कैसे दूसरों की सुरक्षा कर सके, इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें और चलिए आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की। और अब सीधा हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हैं विनय कुमार व्याला। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और विनय जी देखिए, अब जो वक्त है वो मॉक ड्रिल का है, लोगों को तैयार करने की है और देश की तैयारी का समय है। कितना जरूरी है ये मॉक ड्रिल इस परिस्थिति में? देखिए, 22 अप्रैल के बाद ये प्रतीक्षा की जा रही थी कि देश, हमारी सेना, हमारी सरकार कुछ एक्शन लेगी, और ये एंटीसिपेटेड था, ये प्रतीक्षित था, ये हुआ। और अब आगे जो ये मॉक ड्रिल और सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये इनफैक्ट सन 71 के बाद हुई नहीं, ये होते रहनी चाहिए थी और अब हो रही हैं। ये इन एंटिसिपेशन हो रही है कि अगर पाकिस्तान इसके आगे कोई कार्रवाई करता है, युद्ध की ओर बढ़ता है, तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे, उनको उन तमाम ड्रिल्स के बारे में जानकारी रहे
जैसे ब्लैकआउट होता था, हवाई हमले के समय लाइट बुझाई जाती है, उनको ब्लैकआउट कहते हैं। अगर बम गिर गया है तो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कहते हैं। और लंबी लड़ाई में घरों के पास बंकर्स बनाए जाते हैं ताकि सायरन बजने पर लोग उन बंकरों में अपना छिपकर बचाव कर सके। ये सब कार्य सिविल डिफेंस करती है। फर्स्ट एड करना है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है, फायर फाइटिंग करना है। यह कार्रवाइयां हो रही हैं और ये स्वागत योग्य हैं, होनी चाहिए। इनफैक्ट पहले भी होनी चाहिए थी। सिविल डिफेंस एक बड़ा ही उपयोगी संगठन रहा है। दुर्भाग्य से सन 71 की लड़ाई के बाद इस सिविल डिफेंस, जिसे नागरिक सुरक्षा कहते हैं, इस संगठन को एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सुरक्षा समिति है उसमें उन्होंने वही शब्द दोहराए जो हमारे भारत सरकार ने पहले, कि हम सेना को छूट देते हैं आगे की कार्रवाई करने का भारत के खिलाफ। उनका रक्षा मंत्री कहता है अगर भारत अब कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान कुछ करे न करे, भारत तैयार है, भारतीय सेनाएं तैयार हैं। और भारत ने एक संदेश दे दिया आज कि इजराइल की तरह, जैसे इजराइल की पॉलिसी है या अमेरिका की पॉलिसी है कि उनके देश के खिलाफ कहीं भी, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी उनके देश के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई होती है, इजराइल उसको जाके मारता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में आकर मारा था। तो यह एक बड़े राष्ट्र की पहचान है कि तुम अगर हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कहना है इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें आगे भी तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा सांप है, ये 2 डंडे मारने से ये मरने वाला नहीं है। इसके फन को पूरी तरह कुचलना होगा। जो कल हुआ वो स्वागत योग्य है। देखिए विनय जी, अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जो आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, इसका सीधा मकसद क्या है? किस तरह की स्ट्राइक में हमें तैयारी के लिए ये जो है ट्रेनिंग दी जा रही है? इसका मेन मकसद ये है टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर एनी स्ट्राइक। ये बेसिकली हवाई हमलों के खिलाफ होता है या लॉन्ग रेंज की मिसाइल के खिलाफ होता है। और अब तो वर्तमान हालात में जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं या हवाई हमले हैं, हवाई हमलों के लिए जो आबादी होती है उसका ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि जो पायलट होता है जो हमला करने आ रहा है उसको आबादी दिखाई न पड़े। लाइट्स जलती है रात को तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर बड़ा शहर है या यहाँ बड़े लोग रहते हैं। विनय जी, एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लिया जाए, अगर एयर स्ट्राइक हुआ, फिर नागरिक क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, नागरिकों इस एयर स्ट्राइक से पहले जो पुराने ड्रिल होते थे वो इस प्रकार होते थे कि खतरे का सायरन बजता है। जब दुश्मन के हवाई जहाजों के आने की पूर्व सूचना मिलती है तो सायरन बजता है। उस सायरन से, वो खतरे के सायरन का एक टिपिकल अंदाज होता है, लंबा सायरन बजता है। इसका मतलब अब हमारे ऊपर हमला होने वाला है। हमको तुरंत सुरक्षित जगहों में चले जाना चाहिए। हमें लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए, हमें बत्तियां बंद कर देनी चाहिए। ऐसी कुछ कार्रवाई न करें जिससे दुश्मन को कार्रवाई करने में मदद मिले। अगर कार्रवाई दुश्मन करता है तो हम सुरक्षित रहें। हमारे आसपास जो बंकर बने हैं, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, खासतौर से अमृतसर वगैरह, वहां तो प्रॉपर JNK में भी प्रॉपर अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाते हैं ताकि लोग, क्योंकि हमला तो 5 या 10 मिनट में होना है। जो हवाई जहाज आया है वो बम गिरा के तुरंत जाएगा, तो उतनी देर के लिए बंकरों में बैठे रहना है। अगर उनके, देखिए विनय जी, जो बंकर का सवाल है तो वो आम नागरिकों के पास नहीं होता है। आपने एक सुरक्षित जगह की बात की, तो जो जनता है उनके लिए सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? उनके घर में सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? उनके आसपास सुरक्षित जगह कौन सी है? उनके नागरिक सुरक्षा के लोग उन्हें ये सिखलाते हैं कि किस प्रकार किन स्थानों पे, जैसे आपने देखा होगा कल दिखाया जा रहा था बच्चों को स्कूल में, टेबल के अंदर बैठ जाइए, टेबल के नीचे बैठ जाइए, लेट जाइए। और जो बड़ी लड़ाइयां होती हैं या जिन लड़ाइयों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें प्रॉपर घरों के पास बंकर तो नहीं होते लेकिन गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि लोग उसमें बैठें और जब हमला खत्म हो गया तो बाहर निकल आए, ताकि अगर कोई बंकरों में, बंकर माने टोटल शेल्टर ही नहीं है,
जमीन के अंदर गड्ढे खोद के बना दिए जाते हैं, हर परिवार हर उसके सामने, ताकि लोग उसमें छिप सकें और अगर बम गिरा है उसके स्प्लिंटर्स या उसका बारूद लोगों को हर्ट ना करे। ये एक ड्रिल है, ये ड्रिल सिखाया जा रहा है, स्कूल के बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आपको हानि ज्यादा होगी, अगर आप लेट गए हैं तो आपको हानि कम होगी। ये एक बड़ी बेसिक बचाव के साधन होते हैं। आप किसी जैसे टेबल के नीचे बैठ गए, मेन होता है, देखिए आदमी मरता जब है उसको डायरेक्ट हमला हुआ, बम ही उसके ऊपर आके गिर गया, नहीं तो स्प्लिंटर्स होते हैं, उसके जो बारूद के स्प्लिंटर्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं। अगर हमने अपना बचाव किया है हम उन स्प्लिंटर से बच जाएंगे। इसलिए यह नागरिक सुरक्षा अति आवश्यक है और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये एक लंबा समय हो गया। यह आने वाले समय में सरकार को इस संगठन को परमानेंट तौर पर सक्रिय करना चाहिए और इन संगठन में जो लोग सेक्टर वार्डन होते हैं, पोस्ट वार्डन होते हैं, वार्डन होते हैं, जिनके पास साजो सामान होता है, सीढ़ियां होती हैं, रस्सियां होती हैं, सरकार को उनको मुहैया करना चाहिए और उनको कुछ आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, कुछ अलाउंस देना चाहिए ताकि वो लोग समाज के लिए काम आ सके। सिविल डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्षों से देखा, 71 की लड़ाई के बाद उसको देखा नहीं गया है, क्योंकि एनडीआरएफ बन गई तो सारी जिम्मेवारी एनडीआरएफ की हो गई। एनडीआरएफ सब जगह नहीं पहुंच सकती है, नागरिक सब जगह है और जिम्मेवार नागरिक भी सब जगह है। अगर जिम्मेवार नागरिकों को नागरिक सुरक्षा से जोड़ा जाता है और यह भारत सरकार ये कल के हमले के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रख रही है, इसलिए ट्रेनिंग बिल्कुल जरूरी है और जारी रखनी चाहिए। विनय जी, एक और कॉन्सेप्ट, ब्लैकआउट कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बात की, तो ये ब्लैकआउट कॉन्सेप्ट क्या है और जब ऐसी परिस्थिति होगी तो ब्लैकआउट में क्या करना चाहिए? ब्लैकआउट, देखिए आपने अगर ध्यान दिया होगा 71 की लड़ाई में, चूंकि हम लोग उस समय सक्रिय थे, आपने देखा होगा जितने शहरों की स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनके ऊपर शेड्स लगाकर, ब्लैक शेड्स लगा दिए गए थे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जब कोई हवाई जहाज, आपने भी हवाई यात्रा की होगी, जब आप एक देश से दूसरे जगह जा रहे हैं, जंगलों के ऊपर से हवाई जहाज निकलता है, आपको कोई लाइट नजर नहीं आती है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ कोई मानव नहीं रह रहा है। जब आप शहरों के नजदीक बढ़ना लगते हैं तो आपको उन शहरों के लाइट्स नजर आती हैं, आपको पायलट को पता चल जाता है कि अब हम शहर के नजदीक आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार जो बम गिराने पायलट आ रहा है, वो अगर एक लाइटेड, खूब लाइट किया हुआ शहर देखेगा तो उसको लगेगा ये मेरा टारगेट है। तो सरकार और संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन ये आशा करते हैं कि जो सरकारी लाइट्स है वो तो सरकार बुझाएगी। और देखिए, एक मिनट विनय जी, आपके तरफ फिर से रुक करेंगे, लेकिन ये सायरन जो आपको सुनाई दे रही है और ये तस्वीरें जो आप तक दिखा रहे हैं, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है, लोगों को, नागरिकों को उनके बीच किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, किसी भी आपात की परिस्थिति में, एयर स्ट्राइक की परिस्थिति में किस तरीके से वो फर्स्ट एड ले सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये पूरा भारतवर्ष किस तरीके से तैयारी कर रहा है और खुद को मजबूत और सक्षम बना रहा है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। आपको बता दें, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आप खुद का बचाव कर पाएंगे, जब घायल की परिस्थिति आती है तो आप कैसे बचाव करेंगे, जब एयर स्ट्राइक की स्थिति आती है तो आप कौन से सेफ जगह पर जाएंगे। ये तमाम चीजें इस मॉक ड्रिल में समझाई जा रही हैं और यही वो अलर्ट सायरन है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुन रहे हैं। ये वही अलर्ट सायरन है जिससे आपको ये पता लगेगा कि कब खतरे की घंटी जो है वो बज गई है। और चलिए इसी के साथ विनय जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। विनय जी, ये बताएं कि ये जो सायरन है वो किस तरीके से सचेत करता है, किस तरीके से ये सायरन का सिस्टम क्या होता है, एक बहुत देर तक बजना ये किस तरीके का संदेश देता है, रुक रुक कर ये सायरन बजना ये किस तरह का संदेश देता है, क्या मतलब है इस सायरन का? ये सायरन जब बजता है, जब सायरन बजने लगा तो यह विनय जी आप अपना कैमरा ऑन कर लें, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल पा रहा है, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं। जी।
तो बता दें आपको, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। और चलिए विनय जी एक बार फिर से हमारे संपर्क में हैं जी। तो ये पब्लिक को बताया जाता है कि रुक रुक कर सायरन बज रहा है और लंबा सायरन बज रहा है। खतरा शुरू होने की निर्देश और खतरा बंद होने के निर्देश। और खतरे से पहले जो चीजें सिखाई जा रही हैं उसमें कि आप घर में एक सामान का एक बैग बना के रखें जिसमें आपका फर्स्ट एड बॉक्स हो, जिसमें आपके हेलमेट्स वगैरह हो, जिसमें कुछ खाने का सामान हो। अगर आपको ज्यादा देर तक शरण कहीं लेनी पड़े तो आपके पास पर्याप्त खाने का सामान हो, आपके पास दवाई हो, आपके पास फर्स्ट एड हो, आप हो सके तो आपके पास हेलमेट हो, ताकि अगर कहीं किसी प्रकार की गोलाबारी होती है उससे आप सुरक्षित रहें। जब खतरे के सायरन समाप्त हो जाता है तब आप बाहर निकल सकते हैं। ये ड्रिल हैं और ये ड्रिल विश्व के सभी जगहों पर हैं। आपने फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखा होगा। तो अब हमें खुशी है कि भारत सरकार ने बड़े स्तर पर ये सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संगठन को एक्टिवेट किया है। विनय जी, ब्लैकआउट की बात हम कर रहे थे। ब्लैकआउट में किस तरीके से हम सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से ब्लैकआउट के दौरान हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति है ना कुछ देख सकते हैं ना इंटरनेट चल सकता है। बहुत ही क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, उस समय इंटरनेट की तो कोई बहुत जरूरत नहीं है। ये खतरा बहुत लंबा नहीं होता है। जो हवाई हमला होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। एक सॉर्टी आता है, बम्बार्डिंग करता है और चला जाता है। आपको उतने समय के लिए, देखिए ये पहले भी बताया गया था, घर के उन खिड़कियों को काले कागज से, ब्लैक पेपर से आप उनको पेस्ट कर दें ताकि घर की लाइट बाहर ना जाए। ठीक है, ब्लैक पेपर से यानी कि वो कवर कर दे ताकि किसी को ये अंदाजा नहीं हो कि यहाँ कोई रह रहा है या यहाँ बत्ती जल रही है। ये आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। एक जाते जाते फाइनल कमेंट इस वक्त पूरे नागरिक के लिए जी, जाते जाते एक फाइनल कमेंट जो आप देश के पूरे नागरिक को इस मॉक ड्रिल के जरिए। मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए सेनाएं बॉर्डर पे लड़ रही हैं, हम घरों में हैं, लेकिन हम भी सैनिक हैं।